हर गली मोहल्ले में जाएं, लेकिन बाबा साहब गली मोहल्लों में और अन्य बच्चों के साथ नहीं खेल सकते थे। क्यों? उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे बताओ कि मैं अन्य बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकता हूँ, क्यों नहीं घूम सकता हूँ? तो माँ ने बताया, बेटा तुम ये सत्य है कि सूबेदार मेजर विषमता होती है नहीं। आज विषमता नजर आती नहीं। मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि विषमता को दूर कैसे किया। जब उसके बाद फिर उम्र बढ़ती है, फिर बच्चा भी अपने आप को कहते हैं कि माँ सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मेरा भी प्रवेश कराया जाए, मैं शिक्षा से क्यों वंचित रहूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ? तो फिर माँ और पिता दोनों के बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, प्रवेश कराने के लिए साथियों स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जो विधान था उस विधान के अनुसार उन्हें प्रवेश नहीं मिल सकता था किसी भी तरह स्कूल में प्रवेश करने का, क्योंकि सूत्रों को पढ़ने का कोई किसी प्रकार का अधिकार या कोई राइट नहीं था। ये तो भली भांति आप सब लोग जानते हैं। तो एक शर्त पर वो अध्यापक ने कहा कि एक शर्त के साथ में प्रवेश दे सकते हैं। तो शर्त साथियों थी, सुनिए, कि आपको जो है कक्षा के बाहर दहलीज पे बैठ के पढ़ना होगा। अब कक्षा के बाद दहलीज पढ़ने में तो कोई बड़ी परेशानी है, लेकिन दूसरी ये थी कक्षा के बाहर जो अन्य बच्चे पढ़ते थे उनके जूते चप्पल उतारे जाते थे। तो आपके बच्चे को उन जूते और चप्पलों के बीच में बैठ के पढ़ना होगा। अगर आप इस शर्त पे अगर एग्री हो तो आप अपने बच्चे का प्रवेश देने में हमें कोई इतराज नहीं है। साथियों, बाबा साहब उस बात पर एग्री हुए, वो तैयार हुए। माँ और पिता की आंखों में आंसू भर आए थे कि कैसा विधान है, इस देश के विधान के अंदर मेरा बच्चा पढ़ेगा तो कमरे के बाहर की दहलीज मीन्स दरवाजा, जो दरवाजा होता है कमरे के बाहर का, दरवाजे पर बच्चे, हर आदमी जब जाता है तो बाहर जूते चप्पल उतारता है। तो बाबा साहब का बचपन पढ़ाई स्टार्ट जूते चप्पलों के बीच में हुई। आज देखिए बाबा साहब को क्या बदल दिया। आज हम कुर्सी में बैठे पढ़ लिख रहे, सब कुछ है, सारी स्थिति बदल गई। हमें यहाँ से तुलनात्मक देखना चाहिए कि तब देखो हमारा विधान और आज देखो संविधान और विधान में कितना अंतर है साथियों। उसका पता क्या, माता पिता के अंदर कितनी व्यवस्था, कितनी विषमता, कितनी गिलानी रही होगी अपने बच्चे के लिए। वहां पे भी विधान अड़ा हुआ था। वहां पर विधान क्या था कि अगर खाना खा के जाओगे तो सबके सामने मुंह करके खाना नहीं खा सकते। तो वही स्कूल के वही कमरे की दीवार की तरफ उसी जूतों में बैठे हुए अपने मुंह को पलटते हुए दीवार की तरफ चेहरा करके मुंह में खाना खाते थे। साथियों, आप सोचिए कि इस बचपन से गुजर के इस देश के भारतीय संविधान के निर्माता बने हमारे आपके बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं? आप क्या नहीं करा सकते हो? सब कुछ करा सकते हो। संविधान में पूरा दर्जा दिया गया, हर चीज को आपको मुकम्मल है, हर चीज को आप प्राप्त कर सकते हो। साथियों, इसके बाद एक घटना और आपको बताऊंगा। उनकी माँ किसी रोग से पीड़ित होकर प्राण त्याग देती हैं, लेकिन उस विधान की वजह से कोई भी श्रेष्ठ गैर अछूत के घर पर किसी भी को देखने नहीं जा सकता, आदमी पुरुष महिला किसी को भी, क्योंकि अछूत है। वैद उसके घर नहीं जा सकता, वैद उसको दवा नहीं दे सकता। तो दवाई के अभाव में, वैद के अभाव में उनके माँ के प्राण चले जाते हैं। उस माँ को प्राण जाने के बाद सोचिए कि वो बचपन, बाबा साहब का बचपन जब माँ ही ना रही हो तो किस तरीके से गुजरा हो। चौथी घटना है कि माँ जाने के बाद फिर वो उसके बाद ही फिर खड़े होता है बचपन कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे माता पिता ने ये कहा कि इन वेदनाओं के बीच, इन घृणा भरे व्यवस्थाओं, विषमताओं के बीच अगर हमें इस देश का विधान बदलना है तो हमें पढ़ते रहना होगा, सारे कष्टों को सहन करते रहना होगा। साथियों, इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने
मैट्रिक की परीक्षा पास की, तो मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले मेरे गुरु कृष्णा जी अर्जुन किलिस्कर सामने तथागत भगवान बुद्ध और उनको ये बुक भेंट की उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य का। साथियों, बुद्ध धर्म को मैं अनुमति चाहूंगा थोड़ा बुद्धिज्म को बोल दें यहाँ। तो जब उन्हें किताब प्राप्त की भगवान बुद्ध की, और स्वलिखित बुक थी, उन्होंने के द्वारा स्वलिखित की बुक प्रदान की थी। तो बाबा साहब तो जब मैट्रिक पास किए थे तब बुद्धिज्म समझ गए थे। बुद्धिज्म तो बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है, सरलता से समझिए, एकदम सरल है। या हमारे सब लोगों का भला और कल्याण होने वाला नहीं है, और अर्थात ज्यादा अभ्यास में जाते हुए वहां से भी वो अपना नौकरी छोड़ देते हैं, चले आते हैं, और गाय और निर्धारित करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर को स्टेशन पर कोई लेने नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो महार हैं, शूद्र हैं, अछूत हैं, इसलिए कोई लेने नहीं आता है, सुधाई पहुंचते हैं। रहने के लिए, मकान में रहने के लिए जब कोई किसी जगह जाएगा तो मकान में रहने की तो आवश्यकता होती है। साथियों, रहेंगे कहाँ? आप लोगों का किसी का नौकरी वाले का ट्रांसफर हो जाए तो दूसरे जिला में या कहीं अदर स्टेट में जाओगे तो मकान तो ढूंढोगे। नायक का भी एक अर्थ है, जब हमारा समाज मुक्त मतलब बोलता ही नहीं था। बोलने का मतलब ये नहीं है साथियों कि बोलता का अभी मुख बदले आप लगाएंगे कि उसको बोल नहीं पाता। मुख का मतलब आप उस विधान के अंदर किसी भी व्यक्ति के सामने बोल चाल नहीं सकते थे। क्योंकि समय का मैं तो मैं मनुस्मृति के श्लोक नहीं कहना चाहूंगा, नहीं तो मनुस्मृति में जो लिखा है आप भली भांति जानते हैं। तो मूक नायक पेपर चलाया, मूक नायक के बाद बहिष्कृत भारत पेपर के जनक रहे। बहिष्कृत भारत के बाद समता चलाया, समता के बाद जनता पेपर आया, और जनता के बाद जो है पूर्वोत्तर भारत के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब रहे। उन्होंने अपने पेपर के माध्यम से पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर जागृति फैलाने का काम किया। साथियों, उसके बाद धीरे धीरे उसी मूक नायक पेपर में उन्होंने कहा, मूक नायक पेपर में बाबा साहब ने छपा, उन्होंने कहा कि हिंदू समाज एक 4 मंजिला इमारत है। साथियों, ध्यान से सुने, हिंदू समाज एक 4 मंजिला इमारत है। 4 मंजिला मीन्स 4 वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण व्यवस्था आप भली भांति जानते हैं 4 वर्ण व्यवस्था क्या है। 4 मंजिला इमारत है, एक एक इमारत एक एक वर्ण में आप बांट लीजिए। आगे बाबा साहब कहते हैं एक खामी एक चीज की है, इस 4 मंजिला इमारत के अंदर सीढ़ी नहीं बनी हुई है। साथियों, एक मंजिल पर जो व्यक्ति रहता है वो दूसरे पे नहीं जा सकता, जो दूसरी मंजिल पर व्यक्ति रहता है वो तीसरी पे नहीं जा सकता, जो तीसरी मंजिल पर व्यक्ति रहता है वो चौथी पे नहीं जा सकता। सबसे नीचे की मंजिल जो चौथी मंजिल है उस पर शूद्र है, वो सबसे ऊपर की मंजिल पर जो बैठा व्यक्ति है वो ब्राह्मण है। आगे कहते हैं कि अनपढ़ गंवार ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन वो तब भी श्रेष्ठ, वो 3 व्यवस्था वाले लोग थे। चौथे का गुलाम हम लोग थे, एक देश के लोग गुलाम थे, और जो गुलाम थे गुलामों के हम गुलाम थे। हम तो गुलामों के गुलाम थे, ये सत्य है। तो ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजों की पढ़ाई करने चले जाए, ये सत्य है कि हमारी पूरी जनता अंग्रेजों के गुलाम, लेकिन जो गुलाम थे हम उनके गुलाम। ये सत्य है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन जो कुछ किया तो वो तो हम आपको बताए थे। ऐसा नहीं है कि देश में अगर अंग्रेज ना आए होते, अंग्रेज आने की एक वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने फाउंडेशन तो डाली, उन्होंने नींव तो रखी, उन्होंने नींव रखी हमारे लिए, उन्होंने रास्ता प्रस्तुत किया। अगर अंग्रेजी हुकूमत नहीं होती तो बाबा साहब और अन्य और दलित लोग जो उस समय शूद्र अछूत लोग थे जो पढ़ के गए थे, वो अंग्रेजों की देन थी, अंग्रेजी ही हुकूमत थी जिससे दलित समाज के या शूद्र समाज के लोग पढ़ लिख के तैयार हो सके थे। और उस अंग्रेजी हुकूमत में जो भगवान समाज में जन्मे संत महात्मा, उन्होंने जो काम किया वो अंग्रेजों की वजह से ही कर लिए थे। अगर ये सनातनी लोग अगर उस समय काबिज होते तो आपके संत महात्माओं का पता नहीं लगता कहाँ गए। जब इस देश में संविधान लागू है तब तो डर के मारे लोग राग देश से फेंके मारे परेशान हैं। इतना भय व्याप्त है, इतना डर व्याप्त है। हाँ यार, हम कुछ बोल देंगे तो बहुत बड़ा देखिए नहीं फलाने बात नहीं कहना कर दे।
तो उस जमाने में क्या कंडीशन रही हो, तो वो तो ये समझ लो कि अंग्रेजों की प्रशंसा करना चाहिए कि गुलामों को तो अधिकार मिलने का रास्ता तो प्रशस्त हुआ, भले ही वो गुलाम थे तो हम उनके गुलाम थे। ये सत्य है कि उस व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों के समक्ष रखने वाला कोई नहीं था। बाबा साहब 1917 में पढ़ रहे थे, लेकिन 19 के बाद फिर 1920 के बाद उन्होंने बड़े कायदे के साथ अपनी अंग्रेजों के सामने अपनी दुर्दशा, व्यवस्था, विषमता और जिस तरीके से हमारे साथ अमानवीय व्यवहार होता था उस व्यवहार को उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष रखा। लेकिन उसके पहले 1917 में हमारे 1917 में मॉन्टेगू चेम्बर्स रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उस रिपोर्ट में 1917 में बाबा साहब किसी प्रकार से उस समय पर उनकी भागीदारी नहीं थी, लेकिन हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महात्मा ज्योतिराव फुले, संत गाड़गे, पेरियार, आई नायकर साहब, जितने भी संत महापुरुष थे जो नाम नहीं आ रहा है, उनकी वजह से उन्होंने जो समाज में काम किया था उस समाज की वजह से उन अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। या बात हुई जो भी हो, उन्होंने जाना कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम लोग भी और रहते हैं जिनके पास ये हुई होगी। उसके द्वारा रिपोर्ट में कहा कि यहाँ एक ऐसा वर्ग भी है जिसको अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जिसे शिक्षा का अधिकार पाने का मिलना चाहिए, जो अभी तक वंचित है उन्हें अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट साउथ बरो मताधिकार समिति 1919 में हुई। 1919 में साउथ बरो मताधिकार समिति के समक्ष बाबा साहब ने अपनी बात रखी। बाबा साहब ने पुरजोर कहा अंग्रेजों के सामने कि हमें मंजूर है, हमें आप भी मंजूर हैं, लेकिन आप लॉर्ड्स की तरह नहीं रहोगे। इस देश के अंदर समानता होना चाहिए, समानता के साथ आप भी रहिए, हम भी रहिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन हम तो यहाँ गुलामों के गुलाम हैं। मेरी तो बड़ी बड़ी बदतर स्थिति है, मैं तो किसी को छू नहीं सकता, किसी से बोल नहीं सकता, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जा नहीं सकता, ऐसी विषमता से जी रहे हैं। आपने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपकी हुकूमत रही तो 250 साल, लेकिन आपने भी हमारी बात कुछ नहीं सुनी। आज मेरे पास जो मैं वंचित हूँ, मैं वोट नहीं डाल सकता, मैं कुछ नहीं कर, मुझे भी अधिकार चाहिए। इस बात को साउथ बरो कमेटी ने बड़े अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करके कहा कि इस देश के अंदर एक वर्ग ऐसा वर्ग है जिसके साथ 4 सदियों से अन्याय होता चला रहा है और इनको किसी न किसी तरीके से राइट या उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, बाबा साहब उसके बाद प्रख्यात विद्वान विद्वता प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन आया। बाबा साहब ने पूरे देश के अंदर जगह जगह जितने हमारे समाज के अंदर गुरु संत महात्मा थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो भी शूद्र समाज के लोग थे, जो जानते थे या जागृत लोग थे या साधु संत थे, उन लोगों को सबको इंफॉर्मेशन भेजी, जगह जगह इतला किया कि साइमन कमीशन का स्वागत करें आप लोग। साइमन कमीशन ही आपके दुख दर्द और विषमताओं को दूर कर सकता है। आप अपनी बात जाके रखें। साइमन कमीशन पूरे देश का भ्रमण करने आ रहा है। अपनी बात कहिए कि मेरी स्थिति जानवरों से बदतर है, मेरी तो माँ बेटियों की कोई कीमत नहीं है, यहाँ जानवर से बदतर व्यवहार किया जाता है। अगर हम कोई भी बात उठाएंगे तो सबसे पहले समस्या जो है हमारे सामने खड़ी है, हम बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, हम तो मूक दर्शक हैं देखा जाए तो। साइमन कमीशन के सामने हमारे पूर्वजों ने अपनी बात रखी, उस पूर्वजों की बात को साइमन कमीशन ने सुना और साइमन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन अपनी प्राप्त की। साइमन कमीशन ने कहा कि दलितों को, इस हिंदुस्तान के अंदर दलितों को संवैधानिक राइट प्राप्त होना चाहिए, प्रोवाइड प्राप्त कराए जाने चाहिए। उसके बाद बाबा साहब ने अल्पसंख्यक समिति के साथ अपने पक्ष रखा। अल्पसंख्यक समझौता जाके 1932 में अल्पसंख्यक समझौता आता 31 में, और अंग्रेजों ने माइनॉरिटी जो कम्युनल अवार्ड किया था उसमें प्रावधान कर दिया। बाबा साहब ने बड़े पुरजोर से कहा कि हमारे देश की स्थिति बहुत विषमता से भरी है, मुझे भी अधिकार जीने का अधिकार मिलना चाहिए, मुझे भी रहने का अधिकार होना चाहिए, मुझे भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। हमें